अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 64। मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। और शमो, मैं बदमाश आदमी नहीं, मेरी आंखें अपने और पराये को पहचान लेती हैं। तुम्हारे माँ बाप का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा कि उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर हमें पनाह दी और हमारी खातिर गांव वाले पहरा भी देते हैं। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ। क्या तुम तलाक नहीं ले सकती? सिर्फ एक बार तलाक का नाम लिया था, उसने कहा। बाप ने मुझे इतना मारा पीटा कि 2 रोज में चारपाई से नहीं उठ सकी थी। क्या तुम भी मुझे इंसान नहीं समझते? तुम अक्ल वाले आदमी हो, जिस्म की जरूरतों को तो समझते होगे। सब समझता हूँ शमो, मैंने कहा, सब समझता हूँ, लेकिन मैं इस गांव को धोखा नहीं दूंगा। तुम इस गांव की बेटी हो, मेरा दिल ना तोड़ो, उसने कहा और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने मेरे हाथ को दबाया तो मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ लोहे के शिकंजे में आ गया हो। कहने लगी, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी ना करने की कसम खा बैठे हो तो मुझे अपने साथ रख लो। जहां जाओगे, जिस हाल में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुना है कि तुम जैसे लोग शादी के बगैर ही औरत को साथ रख लिया करते हैं। मैं शादी के बगैर किसी औरत को साथ नहीं रखूंगा, मैंने कहा। और उसके बाद उसने हर तरह से मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की और मैंने उसे टालने का हर तरीका आजमाया। अचानक उसके चेहरे का रंग दहकते हुए अंगारे जैसा हो गया। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अब मेरी सुन ले, उसने दांत पीस कर कहा। मैं उस हद तक पहुंच गई हूं जहां औरत और चुड़ैल में कोई फर्क नहीं रहता। मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। वो उठ खड़ी हुई, अपने कोल्हों पर हाथ रखकर उसने दांत पीस कर मुझे घूरा, फिर बाहर को चल पड़ी। दरवाजे में रुककर उसने कहा कि अब मुझसे बचकर रहना। वो चली गई, लेकिन मेरा सुकून तबाह कर गई। मैं उसकी धमकी से नहीं डरा था, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती थी। मेरा सुकून इस सोच ने तहस नहस कर दिया था कि इंसान पर कैसे कैसे जुल्म करता है। हम लोग बदी का बीज खुद बोते हैं, खुद उसे परवान चढ़ाते हैं, फिर हम बदी के खिलाफ बातें करते हैं। 2 रोज बाद पता चला कि वह अपने ससुराल चली गई है। मैंने हमीदुल्लाह और शहनाज को शम्मो की सारी बात सुनाई। हमीदुल्लाह ने उसी वक्त उसके बाप को बुलाया। वो कौन है जिसने धोखे से तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लिया है? हमीदुल्लाह ने उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं हो सका था कि लड़का नाकारा है? नहीं सरकार, उसने रोती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं लड़के के बाप की बातों में आ गया था। मैं कहता था कि ऊंचा जिम्मेदार है, बेटी सुखी रहेगी। कौन है वो? उसने इलाके के एक बहुत बड़े जिम्मेदार का नाम लिया। हमीदुल्लाह ने बताया कि वो अपनी दुनिया का नवाब है। मैं तो उसे अच्छा आदमी समझता था, हमीदुल्लाह ने कहा। और शम्मो के बाप से पूछा, उसने तुम्हें पैसे दिए थे? बहुत ज्यादा सरकार, उसने जवाब दिया। पैसों के अलावा उसने मुझे धमकियां ऐसी दी थी कि जो मुझ जैसा गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को तलाक हो जाए? मैंने पूछा। चाहता तो हूं हजूर, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी इंतकामी वार से भी डरता हूं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमीदुल्लाह ने कहा। सरकार, शम्मो के बाप ने कहा, आपने सारी उम्र हमारे साथ तो नहीं रहना। आप तो उड़ते पंछी हैं, आए और गए। वो तो मेरे पूरे खानदान का खून बहा देगा। वो ठीक कहता था, हमें अपने मुतल्लक कुछ पता नहीं था। आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। हमीदुल्लाह ने उसे कहा कि उसे जब कभी हमारी जरूरत पड़े वो बता दे। वो आंसू बहाता हुआ चला गया। ये इंसानी हमदर्दी थी जिसके तहत हमने उसके साथ ये बातें की, वरना ये हमारा मसला नहीं था। हम खुद अपने लिए बड़ा खतरनाक मसला बन गए थे। 6-7 रोज और गुजर गए। मैं, हमीदुल्लाह और शहनाज ख्वाजा साहब के पास बैठे हुए थे। वो अब अपने आप को तंदुरुस्त समझने लगे थे। उन्होंने अपने दिल को कुछ इस तरह जिंदा रखा हुआ था कि अपनी उम्र से बहुत कम नजर आते और नौजवानों जैसे काम भी कर गुजरते। ख्वाजा साहब, हमीदुल्लाह ने कहा, आप बताएं क्या करें? पैसे भी खत्म हो रहे हैं, गांव वालों को भी कुछ देना है। अगर काम का कोई आदमी खरीदना पड़ा
तो उसकी कीमत देने के लिए कुछ नहीं रहा। तुमने क्या सोचा है? ख्वाजा साहब ने पूछा। डकैती के सिवा हम सोच ही क्या सकते हैं, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। एक जरिया और भी है, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार होगा और उसका कोई खास तरीका सोचना पड़ेगा। वो कौन सा जरिया है? क्या मैंने अपने नवाब भाई से हिस्सा वसूल नहीं करना? हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। आप कहेंगे तो ये मुमकिन है, और कोई कार्रवाई की तो बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन ख्वाजा साहब, मैं अपना नकद हिस्सा वसूल करके रहूंगा, कोई तरीका भी सोच लूंगा। तुम लोग कोई बाइज्जत तरीका नहीं सोच सकते? शहनाज ने पूछा। बाइज्जत तरीका एक ही है, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हो जाएंगे और हमारे मसले बड़ी इज्जत से हल हो जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहो। हम सब हंस पड़े। हमारी हंसी ऐसी थी जैसे हम मौत के साथ छेड़खानी कर रहे हों। तुम ठीक कहते हो हमीद, ख्वाजा साहब ने कहा। डकैती और राहजनी के सिवा कोई और तरीका नहीं, लेकिन ये वारदात करोगे कहाँ? किसी भले घर को ना लूट लेना, कोई सूद खोर सा हो, साहूकार देखो। मुझे अचानक शम्मू का ससुराल याद आ गया। हमीद भाई, मैंने कहा, शम्मू के ससुर को अच्छी तरह जानते हो। अगर मेरी राय लेते हो तो मैं उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लेने का मशवरा दूंगा। शिकार अच्छा है, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं उसे अच्छा आदमी समझता था, लेकिन उस गांव की एक लड़की को जो धोखा उसने दिया है, ये गुनाह बख्शना नहीं चाहिए। मुझे इतना मालूम है कि उसके घर में रुपए और नोट घरों में रखे जाते हैं। क्या वहां वारदात करने के लिए घर भेदी की जरूरत नहीं होगी? मैंने पूछा। कोई भेदी मिल जाए तो अच्छा है, हमीदुल्लाह ने कहा। काम आसान हो जाएगा। शम्मो ये काम कर सकती है, मैंने कहा। बल्कि वो बड़ी खुशी से ये काम करेगी, लेकिन वो तो जा चुकी है। उसके बगैर भी काम हो जाएगा, हमीदुल्लाह ने कहा। सर के साथ लगी हुई रिवाल्वर की नाली घर वालों को ही घर बेदी बना दिया करती है। हमने फैसला कर लिया कि शम्मो के ससुर के घर का ही सफाया किया जाएगा। अपने एक आदमी को वहां भेजकर उसके घर का महल्ले वकू देखना था और यह भी मालूम करना था कि रात को रखवाली वाला कुत्ता बाहर होता है या नहीं। बाहर से हमें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू। हम समझे कि ये गांव के किसी आदमी की आवाज होगी। बाहर जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये कोई जिंदा दिल देहाती था। उस गांव के लोग हक अल्लाहू का विर्द जरा कम ही करते थे। मैं बाहर निकला। वो गांव का आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही गलीज एक पागल था। सर के बाल जो पसीने और गिर्द से मट्टी के रंग और रस्सियों जैसे हो गए थे, औरतों के बालों जैसे लंबे थे, और दाढ़ी भी लंबी थी, और उसका भी हाल सर के बालों जैसा था, और उसके मुंह से राल टपक रही थी, जिससे दाढ़ी भी गलीज हो गई थी। कपड़े फट गए थे। उसकी शलवार फटते फटते घुटनों के ऊपर चली गई थी और उसके चीथड़े लटक रहे थे। गांव के लोग उसकी सदा पर बाहर निकल आए। बच्चे उसके करीब जा जाकर देखते। उसने मुझे देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे देखकर रुक गया। पहले तो उसने मुझे देखा, फिर मुंह आसमान की तरफ किया, फिर हाथ पूरी लंबाई में ऊपर करके मुंह से बड़ी लंबी हू की आवाज निकाली, फिर बम की तरह फटा, हक अल्लाहू। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा जोश और जोर था। वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा और दूसरा हाथ ऊपर करके नारा लगाया, सत खैर, सत खैर, अल्लाह अल्लाह, मौला ही मौला। वो मेरे करीब से गुजरकर मेरे पीछे चला गया। मेरे पीछे हमीदुल्लाह खान खड़ा था। पागल ने उसके कंधे पर भी हाथ मारकर नारा लगाया, बादशाह, बादशाह। उसने हाथ आसमान की तरफ करके कहा, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, तू बादशाह, बापू खैर, मामा खैर। उसने मुंह ऊपर करके धमाका किया, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, और वो चल पड़ा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। साईं बादशाह, मैंने कहा, तुम तो अल्लाह वाले हो, ऐसे तो ना जाओ, अंदर आओ, पानी पियो, रोटी खिलाए बगैर तो नहीं जाने देंगे। सत खैर, सत खैर। उसने मुंह आसमान की तरफ करके कहा, पाशा खैर, बापू खैर, मामा खैर। वो मेरे साथ आ गया और मैं उसे उस कमरे में ले गया जिसमें ख्वाजा साहब चारपाई पर लेटे हुए थे और शहनाज उनके पास मोहरे पर बैठी हुई थी। पागल को मैंने फर्श पर बिठा दिया। बीबी खैर, उसने पागलों की तरह नारा लगाया, बापू खैर, अल्लाह बादशाह, फिर वही धमाका, हक अल्लाहू। मैं साईं बादशाह के लिए पानी ले आऊं, मैंने कहा और कमरे से निकल गया।
सेहन में गांव के चंद आदमी और बच्चे आ गए। मैंने सबको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया और साथ वाले कमरे में चला गया जहां हमीदुल्लाह और शहनाज रहते थे। मैं आपको फिर बता दूं कि यह कच्चा सा मकान था जिसके 3 कमरे थे और एक रसोई थी। मैंने हमीदुल्लाह के तकिए के नीचे से रिवाल्वर निकाला, उसका सिलेंडर देखा, 6 गोलियां भरी हुई थी। मैं रिवाल्वर लेकर ख्वाजा साहब के कमरे में चला गया। पागल की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। साईं बादशाह, मैंने उसके पीछे खड़े होकर कहा, उठो। उसने बैठे बैठे पीछे देखा। मैंने रिवाल्वर की नाली उसकी नाक के ऊपर पेशानी के साथ लगा दी। उसकी आंखें ठहर गईं। तुम अनाड़ी हो यार, मैंने उसे कहा। क्या उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि सिकंदर स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है और उसने बड़े मुश्किल केस पकड़े हैं? हक अल्लाहू, उसने धमाका किया और पागलों जैसा कहका लगाकर रिवाल्वर को पकड़ने लगा। मैंने रिवाल्वर पीछे कर लिया। जाने दे यार, जाने दे, मैंने कहा। अब सीधी बात पर आ जा, अपने कपड़े खुद ही उतार दे। मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े तो मैं कपड़ों के साथ तुम्हारी खाल भी उतार लूंगा। जरा मीत बैठे बैठे मेरी तरफ पूरा घूम गया। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। उस शख्स को भी चुप लग गई थी और उसके चेहरे पर उस मुजरम जैसी संजीदगी छा गई जो ऐन मौका पर पकड़ा जाता है, या ऐसी संजीदगी उस वक्त चेहरे पर आती है जब मुल्ज़म अकबाले जुर्म करने का फैसला कर लेता है। मैं उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसने अपनी आंखों के ढेले इधर उधर किए, लेकिन मेरी आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं उसकी आंखों में आंखें डाले बिल्कुल खामोश रहा। मुजरम ऐसी आंखों का सामना कर ही नहीं सकता। मैं बात उल्टी कर रहा हूं। मुजरम तो हम थे और हमारे ताक़ुब में आया था। चूंकि वो हमारी सल्तनत में आ गया था, इसलिए मैं उसे मुजरम समझता था और वो जानता था कि उसके जुर्म की सजा क्या है। तुम्हारी एक्टिंग खत्म है मेरे भाई, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं बोलोगे तो तुम्हें गोली मारकर लाश यहीं कहीं दबा देंगे और हम यहां से चले जाएंगे। फिर पुलिस का महकमा जिस तरह हमें ढूंढ रहा है उसी तरह तुम्हें भी ढूंढता फिरेगा। मैं उठा और उसे कहा, मैं अभी 3-4 आदमी बुलाकर तुम्हें नहलाऊंगा, फिर तुम्हारी असलियत नंगी हो जाएगी। चलो उठो। मैंने उसकी कमर पर हल्का सा ठुड्डा मारकर कहा, तुम मेरे महकमे के आदमी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूं। वो इस तरह उठा जिस तरह हारा हुआ पहलवान आहिस्ता आहिस्ता उठा करता है। हाथ ऊपर करो। उसने हाथ ऊपर किए तो मैंने उसकी कमीज जो बहुत ही गलीज थी ऊपर उठाई। पहली चीज जो नजर आई वो रिवाल्वर था जो छोटे साइज का था। ये 22 बोर का रिवाल्वर जो एक कपड़े में लिपटा हुआ और शलवाज के नेफे में उड़सा हुआ था, मैंने निकाल लिया। उसमें गोलियां थी। नेफे से जरा और ऊपर एक चौड़ी पट्टी सी लिपटी हुई थी, उसमें भी कुछ उड़सा हुआ था। ये कागज लगते थे। मैंने उनका लिपटा हुआ कपड़ा उतारा तो उसमें एक फोटो मेरा, एक हमीदुल्लाह खान का और एक ख्वाजा साहब का। मेरा फोटो तो मेरे हेडक्वार्टर में मौजूद था। ख्वाजा साहब कहते थे कि उनका फोटो उनके कमरे से उठाया गया है और हमीदुल्लाह के कई फोटो महल में मौजूद थे। उन तस्वीरों के साथ CID के उस आदमी का अपना शिनाख्ती या तारफी कार्ड था जो उसे महकमे की तरफ से मिला था। उस पर उसका नाम अर्जुन सिंह सिंधु लिखा हुआ था। उसका ओहदा भी लिखा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। वो सिख था। बैठ जाओ, मैंने उसे कहा। वो फर्श पर बैठ गया। कमरे में कानों का बना हुआ एक मूड़ा रखा था। मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि वो मूड़े पर बैठे। अपने महकमे के ASI को मैं फर्श पर नहीं बैठने दूंगा, मैंने कहा। पानी पिलाओ यार। उसने मूड़े पर बैठकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी हक अल्लाह ने मेरा तो गला ही खुश कर दिया है। इसके लिए एक घर से लस्सी मंगवाई और कहा कि उसे हम अपने साथ खाना खिलाएंगे। किसी ने हमारी निशानदेही की थी या खुद ही मुश्क पर आ गए हो, मैंने उससे पूछा। मैंने स्पेशल ब्रांच के हेडक्वार्टर में तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, उसने कहा। सब कहते थे कि सिकंदर के हाथ में कोई जादू है। ये जादू मैंने आज देख लिया है। एक नंबरदार के सिवा मेरी असलियत का किसी को भी इल्म नहीं। हेडक्वार्टर में कब आए हो? मैं जलिंदर में CID में था, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। हाँ, 2 ऐसे टेररिस्ट पकड़े जिनके मुतल्लिक सब कहते थे कि उन्हें जमीन खा गई है। मैंने इसी बहरूप में उन्हें जमीन से नीचे जाकर पकड़ा था। शायद इसी वजह से ऊपर से हुक्म आया
कि मुझे इस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए। मुझे वहां आए अभी 8 रोज ही हुए हैं। आते ही एसपी ने तुम्हारे पीछे डाल दिया। एक बात तुम्हें बताऊं सिकंदर। अर्जुन भाई, मैंने कहा, एक नहीं 100 बातें बताओ, झूठ ना बोलना। मेरे हाथ से तुम पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघा, खुदा की कसम इज्जत से रुखसत करूंगा और तुम्हें यह भी बता दूं कि मुझे और इनमें से किसी को पकड़ नहीं सकोगे। बात वो करना जो सच हो। ये नवाबजादा हमीदुल्लाह खान है। उसने हमीदुल्लाह खान फिर शहनाज की तरफ देखकर कहा, और ये शहनाज होगी और ये बुजुर्ग ख्वाजा साहब होंगे। सब वही हैं जिनके पीछे तुम आए हो। मैंने कहा, तुम वो बात करो जो करने लगे थे। मैं कहने लगा था। उसने कहा कि मैंने 2 टेररिस्ट गिरफ्तार तो करा दिए हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोसता रहता हूं कि मैंने इन दोनों के साथ नहीं बल्कि सारे देश के साथ गद्दारी की है। उनमें एक सिख था और दूसरा हिंदू। उन्होंने अदालत में जो बयान दिए हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों की बादशाही को हिला दिया था। जब मैं बयान दे रहा था तो वो मुझे ताने दे रहे थे। जज के बार बार कहने पर भी वो मुंह बंद नहीं रखते थे। उन्होंने मुझे किसी अंग्रेज की औलाद कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिख ASI अपनी बहन को अंग्रेज अफसरों के बंगलों में भेजता है और इनाम खाता है। मैं आइंदा किसी टेररिस्ट को नहीं पकड़ूंगा। ये बातें बाद में करेंगे यार। मैंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे किस तरह पहचाना। उसने कहा, मुझे इस बहरूप में कोई नहीं पहचान सकता। बहरूप में सिर्फ कपड़े ही ने पर्दा नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह। मैंने कहा, तुमने अपने जिस्म का रंग तो ठीक बनाया है, तुम्हारा असली रंग का पता ही नहीं चलता। लेकिन तुमने अपने दांतों को देखा ही नहीं, चमक रहे हैं और बिल्कुल सफेद हैं। उन्हें पीला और बहुत मैला करना चाहिए था। तुम्हारा हुलिया देखकर यकीन हो जाता है कि तुमने 4 दिनों से रोटी नहीं खाई और तुम मरीज हो। लेकिन तुम्हारी पिंडलियां और तुम्हारे बाजू एक कसरती जिस्म के बाजू हैं। फिर तुमने जिस तरह मुझे गौर से देखा था, उससे मुझे यकीन हो गया था कि तुम ये नहीं जो बने हुए हो। पागल किसी को इस तरह नहीं देखा करते जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। शक मुझे उससे भी हुआ कि ये गांव रास्ते से इतना हटा हुआ और इतना छुपा हुआ है कि कोई पागल इधर नहीं आ सकता। अब तुम ये बताओ कि यहां तक आए कैसे? एक हेड कांस्टेबल के इशारे पर आया हूं। उसने उस गांव का नाम लिया जो शम्मो के ससुराल का गांव था। कहने लगा, वहां का ये हेड कांस्टेबल छुट्टी पर आया हुआ था। शायद इस गांव की एक लड़की उस गांव में ब्याही हुई है और हेड कांस्टेबल को उसके थाने से स्पेशल ब्रांच के हेड क्वार्टर में बुलाया गया था। वो जब छुट्टी काटकर वापस गया तो उसने थाने में जिक्र किया कि इस गांव में इस हुलिये का एक आदमी जो डाकू है या मफरूर हैं छुपे हुए हैं और उनके साथ एक औरत भी है जो बहुत ही खूबसूरत है और साथ एक बूढ़ा आदमी है। मैं इस लड़की को जानता हूं। मैंने कहा, शमो है ना? हमीदुल्लाह ने कहा, मेरी मुलाकात इस हेड कांस्टेबल के साथ कराई गई थी। अर्जुन सिंह ने कहा, मैंने उससे गांव का रास्ता और कुछ और बातें मालूम करनी थी क्योंकि मुझे हुक्म मिला था कि मैं इस गांव में जाकर देखूं कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं। हो सकता है कि छुपे हुए ही ना हो और मुजरम भी ना हो। मैंने जब हेड कांस्टेबल से बात की तो उसने बड़ी बेतकल्फी से कहा कि उसने दरअसल रिपोर्ट नहीं की थी और वो रिपोर्ट करना भी नहीं चाहता था। उसने थाने में अपने साथियों को अपना एक नाजायज माशका सुनाया था। एक बड़ी खूबसूरत लड़की ने जिसका खामद पगला है और उसका एक बाजू और एक टांग भी बेकार है। हेड कांस्टेबल ने फख्र से सुनाया था कि उस लड़की ने खुद उसे बुलाया और माशका शुरू किया था। अर्जुन सिंह की बातों से यह जाहिर हुआ कि उस हेड कांस्टेबल के साथ मुलाकातों के दौरान शम्मो ने उसे बताया कि उसके गांव में हम छुपे हुए हैं। हेड कांस्टेबल को उसने हमारे हुलिये भी बता दिए थे। मुझे कोई ना बताता तो भी मुझे मालूम था कि हमारे फोटो सारे सूबे के थानों में भेज दिए गए होंगे। हेड कांस्टेबल का इंकशाफ थानेदार तक पहुंचा। थानेदार ने अपने इलाका DSP तक पहुंचाया। DSP ने ऊपर इतला दी और ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच तक पहुंच गई। खूबसूरत औरत, एक बूढ़ा आदमी, बड़े साफ इशारे थे। मुझे फौरन ख्याल आया कि शम्मो ने मुझे जिस इंतकाम की धमकी दी थी वो उसने ले लिया है।
स्पेशल ब्रांच ने अर्जुन सिंह को हमारे फोटो दिए और शम्मू के ससुराल के गांव उस हदायत के साथ भेज दिया कि वहां के नंबरदार के घर को अड्डा बनाकर और इस बहरूप में शम्मू के वालिदैन के गांव जाए। अर्जुन सिंह आ गया। अगर मैं ना होता तो अर्जुन सिंह को कोई ना पहचान सकता। कोई मुजरम कितना ही तजर्बेकार क्यों ना होता, वो अर्जुन सिंह को नहीं पहचान सकता था। मैं चूंकि खुद रूप बहरूप का माहिर था और खुदा ने दिमाग भी कुछ तेज दिया था, इसलिए मैंने बहरूप की बारीकियां देख ली और अर्जुन सिंह को पकड़ लिया। शम्मू ने इंतकाम ले लिया था, अर्जुन सिंह ने हमें देख लिया था और हमने अर्जुन सिंह को पकड़ लिया। अब अगला कदम उठाना था। ये तो जाहिर था कि हम इस गांव में नहीं रह सकते थे और ये भी जाहिर था कि हम अर्जुन सिंह को छोड़ नहीं सकते थे। ये सूरत हाल जो पैदा हो गई थी, उससे निकलने का रास्ता सिर्फ मैं तलाश कर सकता था, क्योंकि मैं ही था जो पुलिस के दिमाग को समझ सकता था। बात पेचीदा नहीं थी, सीधा रास्ता था कि इस गांव से भाग चलो। लेकिन पुलिस को बड़ा साफ इशारा मिल गया था कि हम इस गांव में हैं। अगर हम अर्जुन सिंह को गायब कर देते हैं तो सबसे पहले इस गांव का नंबरदार यहां आता, जिसके घर को अर्जुन सिंह ने अड्डा बनाया था। अर्जुन सिंह उसको बताकर आया था कि फलां गांव जा रहा है। नंबरदार सरकारी आदमी था। अर्जुन सिंह शाम तक उसके पास वापस ना जाता तो अर्जुन सिंह के पीछे आना उसका फर्ज था। नंबरदार को गुमराह करने के लिए हम गांव वाले से ये काम करवा सकते थे कि नंबरदार आए और पूछे कि इधर एक पगला आया था, तो उसे कह दें कि इधर कोई पगला नहीं आया। लेकिन पुलिस को गुमराह करना जरा मुश्किल काम था। एक एएसआई की गुमशुदगी पर पुलिस ने उस गांव पर छापा मारना था और गांव के किसी दूध पीते बच्चे को भी नहीं बख्शना था। अंग्रेज जब जुल्म करने पर आता है तो अपनी लपेट ही में आए हुए हिंदुस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझ लेता है। हम गांव के लोगों को बचाना चाहते थे। इस मकसद के लिए मैं अर्जुन सिंह के साथ सौदेबाजी करने की सोच रहा था। अर्जुन प्यारे, मैंने उसे पूछा, तुम जिंदा रहना चाहते हो या जिंदगी से तंग आ गए हो? ओए सिकंदर, उसने सिखों की मखसूस बेतकल्फी से कहा, यह जुल्म ना करना यार, अभी तो 3 महीने हुए हैं, दूसरी शादी की है, मेरी जवानी देख। दूसरी शादी क्यों की है? पहली मर गई है, उसने जवाब दिया। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि मर गई। दूसरी शादी उसकी छोटी बहन के साथ की है, अभी 3 ही महीने गुजरे हैं। मैं जलिंदर में था तो हफ्ते में 1 चक्कर घर लग जाता था। अब उसे यहाँ लाऊंगा तो तुम उसे देखो तो कहो अर्जुन सिंगा नौकरी छोड़ दे और इसी को सामने बिठाकर देखता रह। आंखें हरने जैसी हैं और है मोरनी। कोई बात नहीं यार, मैंने कहा, उसे तुमसे ज्यादा अच्छा खामद मिल जाएगा। चाचा जी, अर्जुन सिंह ने ख्वाजा साहब के आगे हाथ जोड़कर कहा, इन्हें कुछ समझाओ। ख्वाजा साहब हंस पड़े, बोले कुछ भी नहीं। सरदार जी, हमीदुल्लाह ने कहा, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? सिकंदर, उसने मुझसे कहा, इसका फैसला करो वरना फंस जाएंगे। अर्जुन सिंह, मैंने उसे कहा, तुम ये सुनकर आए हो ना कि मेरे हाथ में कोई जादू है? कोई जादू नहीं, ये मेरी अक्ल है। और जादू ये है कि मेरी एक रग फालतू है। वो फैसला करूंगा जिस तक तुम्हारी अक्ल नहीं पहुंच सकेगी। क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि मैंने उस डीएसपी को क्यों कत्ल किया था? नहीं, उसने जवाब दिया। सिर्फ इतना सुना था कि एक औरत का चक्कर था और वो औरत भी मफरूर है। वो शायद यही बीबी होगी। वो महल के एक गरीब मुलाजम की कंवारी और शरीफ बेटी थी, मैंने कहा, और उसे सुनाया कि उस लड़की के साथ डीएसपी ने कैसा जलील सलूक किया था और फिर मैंने उसे कहां और किस हालत में जाकर कत्ल किया और एक गरीब लड़की की इज्जत बचाई थी। अर्जुन भाई, मैंने कहा, वो मेरी कुछ नहीं लगती थी सवाए इसके कि वो मेरे मालिक की एक बेबस लड़की थी, मेरे मुल्क की। मैंने उसे उसकी इज्जत की खातिर अपनी इतनी अच्छी नौकरी और इतना अच्छा रिकॉर्ड खराब किया। इतने अच्छे रिकॉर्ड पर मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 साल बाद इंस्पेक्टर हो जाना था। और इन ख्वाजा साहब की तरफ देखो, क्या ये तुम्हारी दादा की उम्र के नहीं? इन्होंने ये जुर्म किया है कि उस औरत की जो तुम्हारे सामने बैठी है,
इज्जत अंग्रेज अफसरों से बचाई है। ये कौन है? अर्जुन सिंह ने पूछा। ये मेरी बड़ी बहन है, मैंने जवाब दिया और हमीदुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा, और इसकी बीवी है। सच कहते हो सिकंदर? अर्जुन सिंह ने हैरान सा होकर पूछा। झूठ बोलने की क्या जरूरत है अर्जुन, मैंने कहा, और मैं ऐसी जरूरत भी महसूस नहीं करता कि तुम्हें यह सारा बयान दूं। तुम मेरे हाथ में आई हुई एक मक्खी हो, एक सैकड़ में मसल कर फेंक दूंगा। मैं तुम्हें यह बात पूरी की पूरी इसलिए सुना रहा हूं कि मैंने सुना है और मैं जानता भी हूं कि सिखों में गैरत होती है। शाबा ओए तेरे शेरा, अर्जुन सिंह ने कहा और साथ ही मेरी रान पर बड़ी जोर से हाथ मारा। मैं तेरे पीछे जान दे दूंगा। सिखों में गैरत होती है या नहीं, ये हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन सिखों की एक रग को मैं जानता था कि सिख को फूंक दे दो तो उसे उसकी मां भी कत्ल करा दो, लेकिन मैं इस सिख को खाली फूंक नहीं देना चाहता था। मैं उसके दिमाग में एक बात डालने की कोशिश कर रहा था।